वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 सरफेस केमिस्ट्री में से बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज एंड प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द असर्शन एंड रीजन, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको इस वीडियो को ध्यान से सुनना है और इन सभी प्रॉब्लम्स के कॉन्सेप्ट्स को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। तो हमारा सबसे पहली प्रॉब्लम है यहाँ पर। यहाँ पर एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन इन द प्रोसेस ऑफ एडसॉर्प्शन, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा एट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि जब भी किसी प्रोसेस में इक्विलिब्रियम आता है तो गिब्स एनर्जी चेंज की वैल्यू 0 हो जाती है। तो गिब्स एनर्जी चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज द डेल्टा एच माइनस T into delta S, यानी कि एंथैल्पी चेंज माइनस टेम्परेचर into the entropy change, that is equals to 0. So this becomes delta H is equals to T delta S. So therefore our option number second is the right one. So ये होता है जब किसी प्रोसेस में इक्विलिब्रियम आ जाता है तो एडसॉर्प्शन में भी सेम ही होगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं सेकंड प्रॉब्लम पर। दिस इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरफेस कैनॉट बी ऑब्टेन्ड, इनमें से कौन सा इंटरफेस हम नहीं ऑब्टेन कर सकते। इंटरफेस का मतलब क्या है कि जिसमें दो फेसेस यहाँ पर सेपरेट हो, जैसे कि एक फेस ये है और दिस इज द सेकंड फेस। ठीक है, तो ये जो दो इंटरफेसेस होते हैं वो हम गैस में बिल्कुल नहीं ऑब्टेन कर सकते, बिकॉज गैसेस की डिफ्यूजन हो जाती है। ठीक है, गैसेस की डिफ्यूजन को हम बिल्कुल नहीं रोक सकते। लिक्विड के केस में भी इसे बनाया जा सकता है, जैसे अगर आप लोग ऑयल एंड वाटर को यूज कर लें। ठीक है, और सॉलिड में भी होता है, सॉलिड एंड लिक्विड में भी होता है, एंड लिक्विड एंड गैस में भी होता है। एक इंटरफेस बना होता है जहां पर वो दोनों सब्सटेंसेस एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, जहां पर उनके ये सरफेस एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, तो गैस में डिफ्यूजन हो जाती है, वहां पर ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, सो दिस इज अवर राइट आंसर, ये आप लोगों ने याद रखना है अच्छे से। तो आगे चलते हैं थर्ड प्रॉब्लम पर। थर्ड है हमारे पास द टर्म सोप्शन। सोप्शन क्या होती है? सोप्शन स्टैंड्स फॉर, अब देखिए हमने दो वर्ड्स आप लोगों ने यूज किए होंगे इस यूनिट में। एक है एडसॉर्प्शन, ठीक है, तो और एडसॉर्प्शन के साथ नॉर्मली अब्जॉर्प्शन भी होती है, अब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो एडसॉर्प्शन क्या होती है? जिसमें कि मोस्टली सरफेस पर जो है वो कोई सब्सटेंस आकर उसके साथ अट्रैक्ट हो जाता है और वहां पर वो रिटेन हो जाता है। ठीक है, मतलब कि किसी सब्सटेंस के सरफेस पर कोई चीज आकर अटैच हो जाती है। और अब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि किसी सब्सटेंस के बल्क में कोई दूसरा सब्सटेंस आ जाता है, मतलब उसके अंदर आ जाता है। तो मोस्टली ये दोनों फिनोमिनास जब यहाँ पर एक साथ होते हैं, मतलब एब्जॉर्प्शन भी हुई हो और अब्जॉर्प्शन भी हुई हो, देन इट इज नोन एज द सोप्शन। सो सोप्शन इज अवर थर्ड आंसर। दिस इज द बोथ अब्जॉर्प्शन एंड द एडसॉर्प्शन। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ पर आंसर बन जाएगा। ओके, तो आगे चलते हैं फोर्थ। तो प्लीज इन सभी के कॉन्सेप्ट्स को आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। अगर आपको इनका आंसर के बारे में जानकारी है तो आपने नीचे कमेंट्स में साथ में ही आंसर्स को बताते रहना है। ठीक है, सो फोर्थ एमसीक्यू इज एक्सटेंट ऑफ फिजियोसॉर्प्शन ऑफ गैस। ठीक है, गैस की फिजियोसॉर्प्शन इंक्रीजेस विथ, ठीक है, गैस की फिजियोसॉर्प्शन इनमें से किस चीज के साथ इंक्रीज होगी? तो मैं आपको बता देता हूं, गैस की एडसॉर्प्शन, यानी कि फिजियोसॉर्प्शन का मतलब क्या है? गैस की एडसॉर्प्शन ऑन द सॉलिड। अगर हम इंक्रीज करते हैं प्रेशर तो वो इंक्रीज हो सकती है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन क्या है? अगर हम डिक्रीज कर देते हैं ये टेम्परेचर तो भी वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इनमें से हमारा एक ऑप्शन होगा। सो सेकंड वन इज अवर राइट आंसर के डिक्रीज इन द टेम्परेचर के साथ होगा, क्योंकि सरफेस एरिया भी हमें ज्यादा चाहिए अगर हमें ज्यादा एब्जॉर्प्शन करवानी है। सो दिस इज रॉन्ग। सो देयरफॉर ओनली सेकंड वन इज द राइट के डिक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो फिजियोस ऑप्शन जो है वो यहाँ पर डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, सो सेकंड इज अवर राइट आंसर। ओके, सो नाउ फिफ्थ प्रॉब्लम पर चलते हैं। फिफ्थ है कि extent of the adsorption of the adsorbate from the solution phase। ठीक है, सोल्यूशन फेस में से करनी है, मतलब पहले तो था गैस ऑन सॉलिड, अब हमने किसी सोल्यूशन में से किसी सॉलिड पर कुछ एडसॉर्ब करवाना है। ये कैसे इंक्रीज होगा? ठीक है, मान लीजिए ये आपका सोल्यूशन है, तो इसमें से आप लोगों ने किसी स्पेसिफिक चीज को इसमें डिसोल्व किया हुआ है ऑलरेडी। ठीक है, तो उसमें से किसी आपने सब्सटेंस को आप लोगों ने सॉलिड ऐड कर दिया है, इसके ऊपर आप लोगों ने इस सब्सटेंस को इसके ऊपर करवाना है ये एडसॉर्ब। तो उसका लिए हमें क्या करना होगा? ठीक है, देन फॉर दिस
तो यहाँ पर क्या है कि डिक्रीज इन द सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया तो हमेशा ही हमें ज्यादा चाहिए, सो दिस इज नॉट द आंसर। इंक्रीज इन द टेम्परेचर, दिस इज आल्सो रॉन्ग, ये भी हमें डिक्रीज करना पड़ेगा। डिक्रीज इन द अमाउंट, ये भी रॉन्ग है, हमें अमाउंट इंक्रीज करना है, सो फर्स्ट इज द राइट आंसर। इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ द एडसोर्बेट इन द सोल्यूशन, जो एडसोर्बेट है उसका अमाउंट हमें इंक्रीज करवाना पड़ेगा ताकि उसकी ज्यादा एडसॉर्प्शन हो सके, तो उसके साथ हमारी सोल्यूशन फेस में से एडसॉर्प्शन का एक्सटेंट जो है वो इंक्रीज किया जा सकता है। ओके, सो आगे चलते हैं। इससे जो अगली प्रॉब्लम है 7th MCQ। सो दिस इज which one of the following is not applicable to the phenomena of the adsorption, इनमें से कौन सी चीज जो है वो adsorption पर बिल्कुल नहीं अप्लाई होती, तो ध्यान से सुनिएगा। adsorption के केस में enthalpy change is always negative in the most processes, ठीक है, एक दो इसके लिए exceptions होती हैं, बट हम मोस्टली इसे क्या assume करते हैं कि यहाँ पर enthalpy डिक्रीज होगी यानी कि एनर्जी रिलीज होगी। ओके, देन देयर इज ऑलवेज एंट्रोपी का भी डिक्रीज होता है, क्योंकि मोलिक्यूल्स आकर जुड़ जाते हैं, रैंडमनेस डिक्रीज हो जाती है, तो एंट्रोपी एंड एंथैल्पी बोथ आर लेस देन 0, ठीक है। सो गिब्स एनर्जी चेंज इज आल्सो लेस देन 0, इसीलिए तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस बनती है, ठीक है ना। किसी भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए गिब्स एनर्जी का तो लेस देन 0 होना जरूरी होता है। तो ये तो सभी कुछ हो गया सही, तो हमारा क्या आंसर बन जाएगा, ओनली फर्स्ट इज आवर आंसर, क्योंकि एंथैल्पी इंक्रीज बिल्कुल नहीं होता, एंथैल्पी डिक्रीज होता है, इसलिए हमारी ये जो स्टेटमेंट है वो आ जाएगी नॉट एप्लीकेबल, उसने पूछा था नॉट एप्लीकेबल, ठीक है। सो देयरफॉर फर्स्ट इज आवर राइट आंसर। ओके, देन आगे चलते हैं प्रॉब्लम नंबर 8 पर, ठीक है। Which of the following is not favorable condition for the physical adsorption, इनमें से कौन सी कंडीशन फेवरेबल नहीं है फॉर द फिजिकल एडसॉर्प्शन, तो हाई प्रेशर तो ठीक है, ओके है कि हमें रिक्वायरमेंट होती है। एंथैल्पी का साइन होना चाहिए नेगेटिव, ये मैंने आपको अभी बताया है। हाई क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ द एडसॉर्बेंट, दिस इज आल्सो राइट, तो ये क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर वो होता है जिसके ऊपर गैस को लिक्विफाई नहीं किया जा सकता, ठीक है, इज दैट टेम्परेचर अबव विच गैस कैनॉट बी लिक्विफाइड, ठीक है। तो ये जितना हाई होगा, ये जितना हाई होगा, ठीक है, गैस की लिक्विफिकेशन करवाना उतना ही हमारे लिए यहाँ पर इजी हो जाता है, तो इसका मतलब गैस की एडसॉर्प्शन भी उतनी ही ज़्यादा होती है। तो ये बात आप लोगों ने याद रख लेनी है कि किसी गैस का क्रिटिकल टेम्परेचर जितना हाई होगा उतना ही यहाँ पर इजी होगा गैस को लिक्विफाई करना, और उतनी ही हाई, उतनी ही मोर एडसॉर्प्शन होगी, ठीक है। सो देयरफॉर हाई क्रिटिकल टेम्परेचर फेवरेबल टू द एडसॉर्प्शन ऑफ द गैस। सो ओनली ऑप्शन हमारा बचता है हाई टेम्परेचर, मैंने आपको ऊपर ही बताया था कि लो टेम्परेचर होगा तो फिजिकल एडसॉर्प्शन अच्छे से होगी, सो दिस इज अवर राइट आंसर, दिस इज नॉट फेवरेबल कंडीशन टू द फिजिकल एडसॉर्प्शन। तो ये जो है क्रिटिकल, ये है टेम्परेचर वाला कंसेप्ट, ये हम आगे किसी और एमसीक्यू में भी एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, तो आप लोगों ने अभी याद रख लेना है, उसका आंसर आपने खुद बताना है, ठीक है। इसकी अगली प्रॉब्लम है कि फिजिकल एडसॉर्प्शन ऑफ द गैसियस स्पेसेस में चेंज टू केमिकल एडसॉर्प्शन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विद ऐसा क्या हो कि फिजिकल एडसॉर्प्शन चेंज हो जाए टू द केमिकल एडसॉर्प्शन, सो वी हैव टू इंक्रीज द टेम्परेचर, क्योंकि क्या होता है, ठीक है, ध्यान से आप लोगों ने अंडरस्टैंड करना है। फिजिकल एडसॉर्प्शन में होती हैं वीक वैंडरवाल फोर्सेस, ठीक है, वीक वैंडरवाल्स फोर्सेस होती हैं, ओके। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को इंक्रीज करवा देते हैं तो क्या होता है कि ये वीक वैंडरवाल फोर्सेस जो हैं वो बॉन्ड्स में चेंज हो जाते हैं, सो देन वहां पर केमिकल बॉन्ड्स बनने शुरू हो जाते हैं। तो जितना हम करवाएंगे टेम्परेचर को इंक्रीज, उतने ही चांसेस होंगे कि फिजिकल एडसॉर्प्शन चेंज हो जाए टू द केमिकल एडसॉर्प्शन, ठीक है। सो देयरफॉर आवर आंसर इज द सेकंड वन, ओके। तो आगे चलते हैं। In the physiorption, adsorbent does not show specificity for any particular gas because physical adsorption में adsorbent यानी कि जो गैस है adsorb होने को आई, जो गैस है वो किसी adsorbent के ऊपर adsorb होने को आई है, उसमें कोई भी specificity नहीं होती, मतलब कोई भी adsorbent किसी भी गैस को अपने ऊपर adsorb ये करवा सकता है,
बिकॉज वहां पर सिंपल सी वीक सी वैंडरवाल फोर्सेज होती हैं, ठीक है ना, कोई स्पेसिफिक बॉन्ड्स तो फॉर्म होने नहीं है, सिंपल सी अट्रैक्शन होनी है, तो अट्रैक्शन तो फिर किसी भी गैस में हो सकती है। सो देयरफॉर देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द वैंडरवाल फोर्सेस विच आर यूनिवर्सल, क्योंकि वो तो सभी सब्सटेंसेस के बीच रहती हैं। देयरफॉर ये यहाँ पर कोई भी स्पेसिफिसिटी बिल्कुल नहीं होती, ठीक है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन। ओके, तो ऐसे बिल्कुल सिंपल सी टर्म्स है, अगर आप लोगों ने डिटेल में इसको अंडरस्टैंड किया है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम इसमें बिल्कुल नहीं आने वाली। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ द अब्जॉर्प्शन, अब्जॉर्प्शन की कौन सी एग्जांपल है भाई, सोचिए। अब्जॉर्प्शन क्या थी कि बल्क में जाएगा सब्सटेंस, ठीक है, मतलब जैसे हम स्पंज यूज करते हैं, या फिर अगर आप लोग यहाँ पर एक कॉटन यूज करते हैं, ठीक है, ऐसे आप कोई भी चीज यूज करते हैं वो अपने अंदर भी उस चीज को अब्जॉर्ब करवा लेती है अच्छे से, तो उसको हम बोलते हैं अब्जॉर्प्शन। अब्जॉर्प्शन कहाँ पर होती है, वाटर इन द कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम कैल्शियम क्लोराइड एंड हाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड को यूज करते हैं किसी गैस में से या फिर किसी और सब्सटेंस में से मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करवाने के लिए, तो इसमें क्या होती है, अब्जॉर्प्शन होती है। सिलिका जेल के केस में या फिर फाइनली डिवाइडेड निकल के केस में ऑक्सीजन होती है मेटल सरफेस में, यहाँ सभी पर क्या होगी, अडजॉर्प्शन। तो डी और बी का फर्क है तो सब कुछ चेंज हो जाता है, तो ध्यान रखिएगा अडजॉर्प्शन होती है यहाँ पर, ठीक है। ओके, तो आगे चलते हैं। जैसे ये मैंने आपको बताया था क्या आएगा क्रिटिकल टेम्परेचर के ऊपर, तो ये क्या था, क्रिटिकल टेम्परेचर इज दैट टेम्परेचर अबव विच गैस कैनॉट बी लिक्विफाई, जिसके ऊपर जाकर गैस को लिक्विफाई बिल्कुल नहीं किया जा सकता। जैसे कि CO2 है, 304 केल्विन के ऊपर इसे लिक्विफाई हम बिल्कुल नहीं करवा सकते। तो जितना हाई होगा क्रिटिकल टेम्परेचर, मोर इज द एडसॉर्प्शन। तो उसने अब हमें क्या पूछा है, on the basis of the given data predict which of the following gases is the least adsorption, यानी कि least critical temperature, यानी कि हाइड्रोजन। तो सिंपल सा आंसर है लीस्ट कौन सी होगी, हाइड्रोजन, ठीक है। तो ये जो है इसकी मोर एब्जॉर्प्शन, ठीक है, और इजिली लिक्विफाइबल, इसको लिक्विफाई करवाना भी हमारे लिए सिंपल है, मतलब इजी है, ठीक है। ओके है, तो हमारा आंसर आ जाएगा दिस वन, बिकॉज उन्होंने पूछा है लीस्ट एब्जॉर्प्शन। तो आगे चलते हैं, 13th क्वेश्चन करते हैं। एट हाई कंसंट्रेशन ऑफ सोप इन वाटर सोप बिहेव एज। तो देखिए जो हमने कोलाइडल सॉल्यूशंस के बारे में अगर आप लोगों ने रीड किया है, तो कोलाइडल सॉल्यूशंस में एक होते हैं एक्रोमोलिकुलर कोलाइड्स। ये वो होते हैं जैसे कि अगर हमने किसी पॉलीमर वगैरह को डिसोल्व कर दिया जिसका साइज ऑलरेडी ही बहुत ही ज़्यादा है, वो बाद में अपने साइज को डिक्रीज करवाकर कोलाइडल रेंज में आता है। एक होते हैं यहाँ पर मल्टी मोलिकुलर कोलाइड्स, ठीक है, जिसमें के पहले सभी एटम्स जो हैं वो बहुत ही स्मॉल साइज के हैं, फिर वो जुड़ जाते हैं और बाद में वो अपना एक कोलाइडल साइज का पार्टिकल बनाकर अपनी सोल बना लेते हैं। इनकी एग्जांपल जैसे कि आप कह सकते हैं कि सोल्स ऑफ द सल्फर, गोल्ड की सोल, ठीक है ना, सल्फर की सोल, वो इसकी एग्जांपल है। अब रह जाता है एसोसिएटेड कोलाइड। ये क्या होता है, इसमें सारा जो होता है वो डिपेंड करता है कि आपने कितनी यूज की है कंसंट्रेशन। एट ए लो कंसंट्रेशन, ठीक है, दिस बिहेव एज द सिंपल सोल्यूशन, ठीक है। जो जो यहाँ पर एसोसिएटेड है कोलाइड्स, जैसे कि सोप, इसी का आंसर है। अगर हम सोप की वाटर में लो कंसंट्रेशन रखते हैं तो वो सिंपल रहेगा सोल्यूशन। अगर हम हाई कंसंट्रेशन कर लेते हैं, जैसे इन्होंने कहा है, अगर हम हाई कंसंट्रेशन कर लेते हैं तो वो फिर क्या बन जाता है, एसोसिएटेड कोलाइड, यानी कि उसके जो पार्टिकल्स है वो आपस में जुड़कर क्या बना लेते हैं, मिसल बना लेते हैं, ठीक है। ये आप लोगों ने रीड किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। तो वो फॉर्म हो जाते हैं, तो उसके साथ ये क्या बन जाता है, कोलाइडल सॉल्यूशन। और जिस कंसंट्रेशन के ऊपर जाकर ये सब कुछ शुरू होता है, दैट इज कॉल्ड एज CMC, क्रिटिकल माइसेलाइजेशन कंसंट्रेशन। CMC इसको हम बोलते हैं कि अगर इस में सोप की CMC से ऊपर रखेंगे कंसंट्रेशन तो ही वो एसोसिएटेड कोलाइड बनाएगा, अदरवाइज वो कोलाइडल सॉल्यूशन अभी बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। सो आगे चलते हैं, 14th प्रॉब्लम। विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो द टेंडल इफेक्ट, कौन बनाएगा, जो होगा एक कोलाइडल सॉल्यूशन, ठीक है। तो कोलाइडल सॉल्यूशन अब आप लोगों ने इनमें से देखना है कि कौन सा है। टेंडल इफेक्ट का मतलब क्या है कि लाइट का पाथ उसमें से विजिबल होगा, ठीक है, जब उसमें से हम पास करवाएंगे किसी भी बीम ऑफ द लाइट को, तो वो वहां पर विजिबल होगा। सो एक्वस सोल्यूशन ऑफ द सोप अबव द क्रिटिकल माइसेल कंसंट्रेशन, ये मैंने आपको अभी बताया था, क्योंकि ये बन जाएगा एक
कोलाइडल सॉल्यूशन, सो देयरफॉर इट शोज द टिंडल इफेक्ट। बाकी सभी बिल्कुल नहीं है कोलाइडल सॉल्यूशन। दिस इज द सिंपल सॉल्यूशन, दिस इज द सिंपल सॉल्यूशन एंड इसमें भी बिलो है कंसंट्रेशन, सो दिस इज द सिंपल सॉल्यूशन। सिंपल सॉल्यूशन यानी कि हमारे रिव्यू सॉल्यूशन जिसमें कि सोल्यूट एंड सॉल्वेंट होता है, ठीक है, वो वाले सॉल्यूशन, चैप्टर नंबर 2 वाले सॉल्यूशन, ठीक है, वो वाले सभी सॉल्यूशन है ये। ओके, तो 15th है मेथड बाय विच द हाइड्रोफोबिक सोल कैन बी प्रोटेक्टेड। हाइड्रोफोबिक सोल्स होती हैं जिसमें डिस्पर्स्ड फेस एंड डिस्पर्शन मीडियम में जो अट्रैक्शन बिल्कुल नहीं होती, तो इनको बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है और इनकी स्टेबिलिटी भी काफ़ी लो होती है। तो इनको स्टेबल रखने के लिए इनमें हम कुछ ना कुछ प्रोटेक्टिव चीज़ ऐड करते हैं। वो क्या ऐड करते हैं? वो हम ऐड करते हैं लायोफिलिक सोल्स को। तो लायोफिलिक सोल्स एक्ट एज द प्रोटेक्टिव कोलाइड्स फॉर द लायोफोबिक सोल्स, ठीक है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके साथ आप लोगों ने बुक में से कोर टर्म को रीड करना है, दैट इज द गोल्ड नंबर, ठीक है। ये क्या होता है कि ये रिलेटेड है कि हमें इस लायोफिलिक सोल की एटलीस्ट कितना अमाउंट ऐड होगा वहां पर जिसके साथ उसकी प्रोटेक्शन हो जाए लायोफोबिक सोल की, उसके साथ रिलेटेड है गोल्ड नंबर। ये आप लोगों ने खुद रीड आउट करना है, ठीक है। 16th है हमारे पास सिंपली फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू द कोलाइडल सॉल्यूशन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस, दैट इज द पेप्टिजेशन। पेप्टिजेशन है, मान लीजिए आप लोगों ने फेरिक हाइड्रोक्साइड के यहाँ पर बनाए हुए हैं प्रेसिपिटेट, तो उसके ऊपर हम कोई सूटेबल यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट्स को ऐड करवाकर, जैसे कि Fe3 पॉजिटिव आयंस को, उनकी एड्सॉर्प्शन हो जाएगी जिसके साथ के वो चेंज होकर क्या बन जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। तो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट्स को चेंज करना हो कोलाइडल सॉल्यूशन में तो कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं? पेप्टिजेशन। इसमें क्या ऐड करते हैं? सूटेबल इलेक्ट्रोलाइट टू द प्रेसिपिटेट्स, ओके। तो आगे चलते हैं 17th प्रॉब्लम पर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट, ठीक है। Which of the following electrolytes will have the maximum coagulating value? क्या पूछा है? coagulating value पूछी है for this soul. So this soul is positively charged, ठीक है। तो इसके लिए हमें कौन से आयंस की यूज करना पड़ेगा? इसके ऑपोजिट चार्ज वाले नेगेटिव आयंस, ठीक है। ये होगा हमारा कोगुलेशन अकॉर्डिंग टू दी हार्डी शेड्यूल लॉ, ठीक है। हार्डी शेड्यूल रूल्स होते हैं उनके अकॉर्डिंग है ये पूरा। तो यहाँ पर है Na2S, ठीक है। तो यहाँ से कौन सा आयन आएगा? सल्फाइड। यहाँ पर है सोडियम फोस्फेट, तो यहाँ से कौन सा आयन आएगा? दिस वन, फोस्फेट, ठीक है। यहाँ से आएगा सल्फेट एंड यहाँ से आएगा हमारा Cl नेगेटिव क्लोराइड। अब जिसका चार्ज सबसे हाईएस्ट है, इसका चार्ज सबसे हाईएस्ट है, ठीक है, माइनस में सबसे हाईएस्ट चार्ज इसका है। सो इसकी कोगुलेटिंग पावर सबसे ज्यादा होगी, इसकी कोगुलेटिंग पावर जो है वो इसकी हाईएस्ट होगी, ठीक है। मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से ताकि आपको आंसर अंडरस्टैंड हो जाए। बट इसकी कोगुलेटिंग वैल्यू सबसे लो होगी, ठीक है। कोगुलेटिंग वैल्यू इसकी क्या होगी? लोएस्ट। ये क्यों है? ये क्या होता है? कोगुलेटिंग वैल्यू होती है कि हमें इस सॉल्ट का कितना अमाउंट यूज करना है। अगर उसकी हाईएस्ट कोगुलेटिंग पावर है तो उसका अमाउंट तो फिर लो यूज होगा ना, तो वो लो अमाउंट में यूज करनी पड़ेगी। तो उसने हमें क्या पूछा है? मैक्सिमम कोगुलेटिंग वैल्यू। तो सबसे छोटा चार्ज है Cl नेगेटिव के ऊपर, तो इसकी कोगुलेटिंग जो है पावर वो इसकी लो होगी और इसकी कोगुलेटिंग वैल्यू क्या होगी? वो इसकी हाईएस्ट होगी, मैक्सिमम, क्योंकि इसका चार्ज छोटा है, इसकी पावर है लो, तो इसका अमाउंट हमें ज्यादा ऐड करना होगा। सो NaCl इज द राइट आंसर बिकॉज इट हैज द मैक्सिमम कोगुलेटिंग वैल्यू। याद रखिएगा, जो सोल का चार्ज है उससे ऑपोजिट चार्ज वाले आयंस को आप लोगों ने ऑब्जर्व करना है, उसके साथ आपको इससे सोल्व करना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं 18th। ए colloidal system having a solid substance as a dispersed phase and liquid as a dispersion medium. So solid in liquid colloidal solutions are simply called sol, ठीक है। This is very very simple one, इन्हें sol कहा जाता है। तो ये क्या होती हैं? emulsions, that is the liquid plus liquid, ठीक है। एंड ये क्या होती हैं? जेल्स, that is the liquid in solid, ठीक है। तो ये सभी कुछ आप लोगों ने याद रखना है, ओके। तो आगे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशंस आर ऑफ द स्मॉल ऑर्डर इन कंपैरिजन टू दोज शोन बाय द ट्रू सॉल्यूशन।
कोलाइडल सॉल्यूशंस की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यूज काफ़ी लो होती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि उनके पार्टिकल्स का साइज होता है ज़्यादा। साइज ज़्यादा होने के कारण वहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो हो जाते हैं लेस। सो देयरफॉर दीज आर कंपैरेटिवली लेस इन नंबर। इसीलिए इनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज की वैल्यू, क्योंकि ये आपको याद होगा सेकंड चैप्टर का कॉन्सेप्ट है, इज इट डिपेंड्स ओनली अपॉन दी नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हमारा फोर्थ बन जाएगा। ठीक है, सो दीज आर द इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। अब हम इसके साथ रिलेटेड कुछ सोल्व करेंगे यहाँ पर असर्शन एंड रीजन प्रॉब्लम्स। अब हम स्टार्ट करेंगे इसमें से कुछ असर्शन रीजन की प्रॉब्लम्स जो कि आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर की बुक में से है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या होता है कि इसमें हमें 4 या फिर 5 ऑप्शंस दिए जाते हैं। एक पहले हमें यहाँ पर असर्शन दी होती है, फिर एक रीज़न दिया होता है। आप लोगों ने पिछली वीडियोस में इसके बारे में रूल्स को आप लोगों को याद होंगे कि इसमें हमने क्या करना होता है। ठीक है, तो हम डायरेक्टली प्रॉब्लम्स पर आते हैं कि हमारी सबसे पहली प्रॉब्लम क्या है, फिर हम यहाँ से आंसर्स उसके अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारी सबसे पहली यहाँ पर प्रॉब्लम है 73rd है। यहाँ पर असर्शन और रीज़न हमें बताए गए हैं। सो यहाँ पर असर्शन क्या है? An ordinary filter paper impregnated with colloidal solution stops the flow of the colloidal particles. ठीक है, and reason है कि pore size of the filter paper becomes more than the size of the colloidal particles. ठीक है, अब हमें ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट राइट है, रॉन्ग है, क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो जो असर्शन इज द राइट स्टेटमेंट। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा सी, दैट इज द करेक्ट। ठीक है, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन के साथ हम ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर को क्या बना सकते हैं, दैट इज द अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स। ठीक है, तो अल्ट्रा फिल्टर पेपर्स जो हैं वो कोलाइडल पार्टिकल्स के फ्लो को रोक सकते हैं। ठीक है, ओके, बट रीजन रॉन्ग है, वो तो इसके जस्ट ऑपोजिट है। ठीक है, तो ये बन जाएगा रॉन्ग। सो पोर साइज ऑफ द फिल्टर पेपर मोर नहीं होता, वो छोटा हो जाता है। ठीक है ना, सो इसका आंसर क्या आएगा कि असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज रॉन्ग। सो इसका आंसर आ गया हमारा थर्ड वन। तो आप लोगों ने ऑप्शंस में से आंसर को यहाँ से चूज करना है। दिस इज द थर्ड, सो 73rd का थर्ड आंसर आ जाएगा। फोर्थ रीड करते हैं। कोलाइडल सॉल्यूशन शो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। दिस इज, ये तो सही है। ठीक है, एंड कोलाइडल पार्टिकल्स आर लार्ज इन साइज, ये भी सही है, दोनों सही है, बट इसका कोई भी रीजन वो बिल्कुल नहीं है, वो एक दूसरे को एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं कर रहे। तो ये हमारा बन जाएगा सेकंड ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन है, यहाँ से एक बार आप लोग रीड कर लीजिए, ये है हमारा सेकंड ऑप्शन कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट एक दूसरे को एक्सप्लेन बिल्कुल नहीं कर रहे। अगर एक्सप्लेन भी हो रहा है तो हमारा बनेगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, सो इसका आंसर क्या बन जाएगा, दिस इज द सेकंड। आगे चलते हैं, 75th करते हैं। असर्शन कोलाइडल सॉल्यूशन डू नॉट शो ब्राउनियन मोशन, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, ब्राउनियन मूवमेंट तो इनकी एक स्पेशल प्रॉपर्टी है। ब्राउनियन मोशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द सोल, दिस इज राइट। इसी के कारण ही स्टेबिलिटी होती है। तो असर्शन है इनकरेक्ट, रीजन है राइट। सो दिस इज द फिफ्थ ऑप्शन। इसका आंसर कौन सा बन जाएगा, फिफ्थ वन। नेक्स्ट इज असर्शन कोगुलेशन पावर ऑफ, दिस इज देखिए एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव इज मोर देन द सोडियम पॉजिटिव, दिस इज राइट, क्योंकि इसका चार्ज हाई है। मैंने आपको बताया है अभी ऊपर कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतनी ज्यादा ही कोगुलेशन पावर होगी। ग्रेटर द वैलेंसी ऑफ द फ्लोकुलेटिंग आयन, फ्लोकुलेटिंग का मतलब होता है कोगुलेटिंग, दोनों वर्ड यूज कर सकते हैं। ग्रेटर इज इट्स पावर टू कोज द प्रेसिपिटेशन, हार्डी शेड्यूल रूट, दिस इज आल्सो राइट। और ये इसी को ही एक्सप्लेन कर रहा है, इसने भी हमें यही बताया है कि जितनी ज्यादा वैलेंसी होगी उतनी ज्यादा ही कोगुलेटिंग पावर होगी। सो इसका आंसर बनेगा फर्स्ट, बिकॉज दिस इज द राइट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, 77 डिटर्जेंट्स विद लो CMC आर मोर इकोनॉमिकल टू यूज, जिनकी CMC यानी कि जिनकी क्रिटिकल मिसल कॉन्सेंट्रेशन लो होती है वो इकोनॉमिकल होते हैं यूज करने के लिए, मतलब हमारे आम तौर पर यूज होते हैं। दिस इज राइट। क्लीजिंग एक्शन ऑफ द डिटर्जेंट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन ऑफ द मिसल्स। ठीक है, डिटर्जेंट के साथ जब किसी चीज को साफ किया जाता है उसका मेन रीजन क्या होता है कि वहां पर क्या बन जाते हैं, मिसल, यानी कि वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है। तो वो जितनी लो कंसंट्रेशन पर बनाएगा उतना ही हमारे लिए यूजफुल होगा। सो these are formed when the concentration of the detergent becomes equal to the CMC। तो ये इसी का ही रीजन बताया गया है कि CMC अगर लो होगी तो ही अच्छा होगा डिटर्जेंट, तो ही उसकी क्लीजिंग एक्शन रहेगा। तो इसका आंसर भी क्या बन जाएगा, फर्स्ट। ठीक है, क्योंकि उसकी राइट एक्सप्लेनेशन है। तो ऐसे आप लोगों ने असर्शन रीजन की प्रॉब्लम्स को सोल्व आउट करना है।
तो ये थी आपके लिए सरफेस केमिस्ट्री के कंप्लीट चैप्टर में से एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजन प्रॉब्लम्स के ऊपर एक वीडियो। तो आप लोगों ने इस वीडियो को अच्छे से सुनना है, कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड करना है और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।